गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। उससे आगे बढ़ते हुए हम ऑक्साइडेशन यौगिकों के बारे में और आगे डिटेल जानकारी और करेंगे। तो देखिए आज ई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। ई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है? देखिए, उपसहसंयोजन यौगिकों को समझाने के लिए सबसे पहले वर्धन ने अपना सिद्धांत दिया और इसीलिए वर्धन को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि उपसहसंयोजन यौगिकों का पिता कहा जाता है। लेकिन वो वर्धन जो है वो सभी चीजों को समझा नहीं पाया कि सब क्यों तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, ये वर्धन नहीं बता पाया कि सब वर्धन ने कहा कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, लिगेंड जो है सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। तो इस बात को समझा नहीं पाया कि भाई वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है असर क्यों करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण क्यों कर लेता है और ग्रहण करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों बना लेता है, इस चीज को वर्धन नहीं समझा पाया। तो वर्धन के बाद में एक वैज्ञानिक आए सिज्विक, सिज्विक ने जो है इनको समझाने के लिए अपना जो है सिद्धांत दिया या अपना जो है फंडा दिया और उन्होंने EAN कंसेप्ट रखा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या। तो सिज्विक ने क्या कहा वो सुनिए आप। सिज्विक ने कहा कि कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक जब बनता है तो उसमें लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु को डोनेट करता है और डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर देता है। ये उपसहसंयोजक बंध का जब निर्माण हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड ने डोनेट किया है इस पर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड दोनों का ही अधिकार रहता है, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये साझे का लोन पेयर हो जाता है। और ये साझे का लोन पेयर होने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु जो है इसको अपना लोन पेयर समझता है, यानी साझे का है तो उसमें उसका भी हिस्सा माना जाता है और अपना हिस्सा समझते हुए वो अपने बाह्यतम कोश में अगली उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करना कि सिज्विक ने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है, उपसहसंयोजक यौगिक जब बनता है तो उसमें लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। उपसहसंयोजक बंध बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इस पर दोनों का ही लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों का अधिकार रहता है और उसी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हुए केंद्रीय परमाणु जो है वो अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगली उत्कृष्ट गैस जैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है और वो अगली उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है तो वो स्थायी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में हो गए उसको उसने EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा या प्रभावी परमाणु संख्या कहा। किसको कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद जो साझे के इलेक्ट्रॉन है अगर वो इलेक्ट्रॉन भी केंद्रीय धातु परमाणु के माने जाएं तो कुल संख्या जो आएगी उस संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी भी संकुल में प्रभावी परमाणु संख्या का मान सामान्यतया या अधिकांशतया अगली उत्कृष्ट गैस जैसा होता है। प्रभावी परमाणु संख्या का मान जो है वो किसके बराबर रहेगा? अगली उत्कृष्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा और इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्थायी हो जाता है। तो किसी भी जो संकुल बना हुआ है उसके लिए EAN या प्रभावी परमाणु संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स के आधार पर समझेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, CO NH3 का 46 ये एक यौगिक है,
इसके लिए हमें प्रभावी परमाणु संख्या परिकलित करनी है। तो देखिए सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को लेते हैं सी। ठीक, CO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कोबाल्ट में? किसी भी उदासीन परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो उदासीन हो। हम कोबाल्ट में देख रहे हैं तो कोबाल्ट में कुल इलेक्ट्रॉन हो गई, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, तो कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन हो गई 27। ठीक है, यहाँ पर NH3 लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है अमोनिया, और अभी हमने देखा था कि अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, तो अमोनिया उदासीन लिगेंड है, तो ये जो ऊपर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आवेश है वो पूरा का पूरा आवेश ही जो है वो किसका है? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट पर आवेश हो गया +3, तो CO+3। अब CO+3 बन गया, तो CO ये 3 आवेश किसके ऊपर? कोबाल्ट पर। तो इस इस संकुल में कोबाल्ट पर आवेश है +3, तो हमने लिया CO3+। तो CO3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जब CO में 27 थे तो 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये बचे 27 - 3 = 24। ये हो गए CO3+। ठीक है, अब उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए 6 अमोनिया, तो अमोनिया के लिगेंड जुड़े 6 NH3 जुड़े हुए हैं। तो एक NH3 जो है, एक लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म कह दो या 2 इलेक्ट्रॉन कह दो, एक ही बात है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक लिगेंड जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 अमोनिया कितने देंगे? तो 6 × 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन इसमें अमोनिया ने कोबाल्ट को दे दिए। 24 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 24 + 12 = 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कोबाल्ट के बाद अगला जो अक्रिय गैस आती है वो आती है क्रिप्टोन, और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 36। क्रिप्टोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 36। तो इसमें कोबाल्ट ने क्या किया? कोबाल्ट ने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करके और अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लिया। इस अक्रिय गैस जैसे विन्यास को, यानी कि अक्रिय गैस जितने इलेक्ट्रॉन इसने कर लिए हैं, इस संख्या को कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या या EA। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स के लिए EN कैलकुलेट किया और कितना आया? 36। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। FeCN का और 4 देखिए, इसमें Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो उसमें 26 इलेक्ट्रॉन होंगे 26। यहां पर 4- है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर उपस्थित जो आवेश होता है, वहां पर देखिए, यहां पर ये होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर जो आवेश होता है, यहां पर ये वाला, ये आवेश क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स पर उपस्थित आवेश उस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के आवेशों का योग होता है। कि इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। कि किसी भी जो है, किसी भी उपसंयोजन आयन जो है या कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, ये चार्ज उस कॉम्प्लेक्स आयन में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड पर उपस्थित आवेशों का योग होता है। यहाँ पर इस पर +3 चार्ज था और यहाँ पर इस पर 0, तो दोनों का योग कितना हो गया? 0 + 3, तो +3 चार्ज यहाँ पर आ गया। यहाँ की हम बात करेंगे एक साइनाइड पर, एक CN पर जो है, एक CN पर चार्ज जो होता है वो -1 होता है। तो हम इसका चार्ज निकालना चाह रहे हैं। अभी देखिए, इसका चार्ज अपन को निकालना है, इसको देख लीजिए। या फिर पहले मैं इसका बता देता हूँ, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद में इसका चार्ज निकालना सिखा दूंगा। चलिए, तो अभी यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है, तो Fe+2 चार्ज Fe पर कैसे आया वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा।
तो Fe+2 चार्ज है, तो Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 26 - 2 बराबर 24। लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6Cl। तो एक साइनाइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 6 कितने देंगे? 12। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं तो आंकड़ा आता है 36। ये 36 आंकड़ा जो है वो अगली उत्प्रेरक क्रिप्टोन जैसा आता है, यानी कि इसके लिए EAN का मान जो है वो कितना आया? इस कॉम्प्लेक्स के लिए EAN का मान आया 36। देखिए अब हम दो चीजें और देख लेते हैं। एक तो ये चार्ज क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया कि ये इसमें किसी भी संकुल में उपस्थित समस्त स्पीशीज के समस्त आवेशों का योग होता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के आवेशों का योग जो है वो यहाँ पर आता है, वो किसी भी आयनिक का चार्ज होता है। अब ये अपन को ये दिया हुआ हो तो फिर इसका चार्ज कैसे निकालेंगे उसकी बात हम करेंगे। F1 देखिए भाई EAN तभी तो निकाल पाएंगे ना जब हमको पता होगा कि उस पर केंद्रीय परमाणु पर चार्ज कितना है, तभी तो EAN निकाल पाएंगे। तो देखिए हम इस ज्ञात एग्जांपल से शुरू कर देते हैं। CN6 4, ठीक है। चलिए ये एक आयन है, इसके लिए EAN अपन को निकालना है, सॉरी EAN नहीं, हमें इस पर चार्ज दिया हुआ है, हमें Fe का चार्ज दिया हुआ है। Fe का चार्ज क्या है? हमने कहा कि ये जो है वो N का चार्जों का योग है, तो इसका निकालना है, इसका x मान लिया हमने। Fe का माना कि चार्ज क्या है? x। तो x प्लस Cn पर एक Cn पर जो है -1 चार्ज था, 6 पर कितना होगा? -1, तो 6 into -1 बराबर भाई इसका x प्लस इसका चार्ज बराबर किसके? -4। देख लीजिए कि इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज बराबर इसके, तो x प्लस 6 into -1 बराबर 4 -4, तो x - 6 बराबर -4, तो x बराबर हो गया -4 और प्लस 6, तो x बराबर हो गया +2। तो यहां पर Fe पर आ गया चार्ज +2 चार्ज आ गया। अभी हमने इसके पहले लिखा था CONH3 का होल 3+, इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? x, जिसका निकालना उसका x प्लस 6 इंटू 1 पर कितना होता है? चार्ज 0, 6 इंटू 0 बराबर कितना है? +3। तो x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 0, x प्लस 0 बराबर +3, तो x बराबर हो गया +3 चार्ज। तो ये जो चार्ज आ गया वो +3 आ गया। x पर जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया? +3 चार्ज आ गया, सॉरी x बराबर आ गया +3, तो 1 पर जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया? +3 चार्ज आ गया। ये हुई बात किसकी? चार्ज की। चार्ज कैसे निकालते हैं देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और देखिए इस तरह से देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स हमने लिख दिया। अब देखिए इनके ऊपर हमको चार्ज निकालना है, सब केंद्रीय धातु परमाणु का चार्ज क्या होगा और उसका EAN क्या होगा, दोनों निकाल लेते हैं। चलिए इस पर आपको चार्ज निकालना है Ni, तो Ni का चार्ज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर K2 जुड़ा हुआ है, पोटेशियम पर एक धनात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा? -2, या हम दूसरे शब्दों में सरल भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं कि इस संख्या को यहाँ लिख देते और यहाँ वाली संख्या जो होती है जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, इस वाले को इसके ऊपर लिख देते, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। तो आगे इसकी से जुड़ी हुई धनात्मक है, तो ये यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे तो इस पर आएगा -2 और यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर जाएगी तो इसका आएगा +1। तो पोटेशियम पर हम लोगों को वैसे पता है कि +1 चार्ज होता है, तो ये वाली यहाँ चली जाती है और ये वाली संख्या यहाँ चली जाती है। तो चलिए उतना भी अपन को करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि क्षार धातुएं जो होती हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो एक पोटेशियम पर +1 चार्ज है तो 2 पोटेशियम पर +2 हो गया,
तो अगर ये दो पोटेशियम इसके साथ जुड़े हुए हैं तो इस यानी कि इस कुल वाले मिला के इस पे जो चार्ज होगा तो वो -2 होगा, जब भी तो इसके साथ +2 जुड़ा हुआ है तो इस पर चार्ज हो गया इस पूरे पर -2। ठीक है, चलिए तो हम इसका जो देख लेते हैं। तो Ni का निकालना, तो Ni का x प्लस Cn, 4 Cn जुड़े हुए और एक Cn पर होता है -4, तो 4 × -1 बराबर इस पूरे का इनका योग ये है तो बराबर -2। x - 4 बराबर -2, x बराबर -2 + 4 बराबर +2। निकल कर Ni पर जो चार्ज आया वो आया +2। तो देखिए ये हमने निकाल दिया, +2 चार्ज आ गया। ये लो ये लिख दिया था Ni और दूसरा Ni जो है उस पर +2 चार्ज है। देखिए इस Ni का हमको निकाला है, निकल गया। तो देखिए आप Ni का x x प्लस 4 कितने है, CO कितने है 4 × एक CO पर होता है चार्ज 0 बराबर इस पर ऊपर भी चार्ज 0 है बराबर 0। तो x प्लस 0 बराबर 0। x का मान कितना है 0 है, निकल पर चार्ज क्या है 0, निकल पर कोई चार्ज नहीं है। जब देखिए x प्लस 0 बराबर 0, x बराबर हो गया 0, निकल पर कोई चार्ज नहीं। यहाँ पर प्लेटिनम का निकालना है तो प्लेटिनम का लिख दिया चार्ज x। ठीक है, वही बड़ी बात, यहाँ पर दो पोटेशियम जुड़े हुए हैं, +2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पर टोटल कितना है -2, इस पर -2, जब ये दो प्लस जुड़े हुए तो -2। तो x प्लस 6 Cl है और 1 Cl पर होता है -1, तो 6 × -1 बराबर हो गया -2। ठीक है, तो x - 6 बराबर हो गया -2, तो x बराबर हो गया -2 + 6 बराबर +4, तो x बराबर हो गया +4। तो प्लेटिनम पर हो गया चार्ज, Pt पर हो गया +4। ये तो वही चार्ज कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम। ठीक, चलिए अब हम इनका EAN कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो यहां पर तो Ni पर कोई चार्ज है नहीं और यहां पर Pt और यहां पर Pt पर चार्ज है +4। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निकल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 28। ठीक है, देखिए आगे निकल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 28। देखिए तो यहां पर निकल +2, तो 28 - 2 बराबर 26। Cn जुड़े हुए 4 Cn जुड़े हुए तो बराबर 4 × 2, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 × 2 बराबर 8, तो 26 + 8 बराबर कितने हो गए 34। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो EAN निकल के आया वो 34 आया, जबकि अगला अक्रिय गैस विन्यास जो 36। तो हमने ये कहा कि अधिकांशतया अगला अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेती है धातु, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर 34 निकल के आया, यहाँ पर इसने अगला अक्रिय विन्यास प्राप्त नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट Ni में इलेक्ट्रॉन थे 28। अब Ni जो है उस पर चार्ज कितना है 0, तो 28 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4 CO जुड़े हुए तो एक CO पर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 कितने देंगे 4 दूनी 8, तो 28 + 8 दोनों मिलाकर के कितने हो गए 36। भाई 28 तो निकल गए बात है, 8 को CO ने दे दी, कार्बोनिल ने दी, तो 28 और 8 36, और 36 अगला जो है वो अक्रिय गैस विन्यास है क्रिप्टोन, तो इसका EAN अक्रिय गैस विन्यास जैसा है। चलिए इसका निकालते हैं। प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉन होते 78, प्लेटिनम +4 में हो जाएंगे 78 - 4 बराबर 74। Cl कितने जुड़े हैं 6। देखिए तो 6 Cl बराबर 6 × 2, भाई एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 6 × 2 बराबर 12। अब देखिए 74 और 12
86 और 86 जो है वो अगला अक्रिय गैस जो है वो रेडोन जो है वो 86 नंबर पे आती है। तो अगली अक्रिय गैस जैसा विन्यास इसने प्राप्त कर लिया। तो ये इसका EAN निकल के आया। तो EAN कैसे निकालते हैं और उसमें परमाणु जो है केंद्रीय परमाणु है उसके ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।